नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल सीयूईटी इंडिया पे। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे थे, उसमें से कुछ टॉपिक्स को पढ़े थे और आज उसी कड़ी में हम उससे आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो पिछले वीडियो में जो हम पढ़े थे उसको एक बार रिकॉल करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। अगर आप देखिए चीज़ों को अगर बार बार आप दोहराएंगे तो ऐसा होगा कि आपको याद हो जाएगा। अगर आप चीज़ों को छोड़ देंगे, पढ़ लिए अगर उसको छोड़ देंगे तो भूल जाएंगे। ये मानव की एक प्रवृत्ति है। तो इसीलिए हम सबसे पहले करते हैं कोशिश ये कि हम जितना भी पढ़ाएंगे आपको 5 मिनट में क्विक बाय मतलब 5 मिनट में ही आपको रिवीजन करवाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, आप जो हम पीछे पढ़े थे उसको आज हम आपको रिकॉल करवाते हैं। जो हम पढ़ रहे थे, हमारा जो चैप्टर था वो ईंट, मनके एवं अस्थिया था, ब्रिक्स बिट्स एंड बॉन्स था। तो उसी टॉपिक को हम आज देखे थे, आपको बताए थे कि हम 6 पॉइंट में ही हड़प्पा सभ्यता को पढ़ने का प्रयास करेंगे। और ये 6 पॉइंट है, हमारे। जैसे पहला पॉइंट था हमारा खोज का इतिहास, इसको बड़े ही विस्तार तरीके से हम पढ़े थे। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है हमारा भौगोलिक विस्तार, हम देखे भी थे कि भौगोलिक विस्तार कहाँ से कहाँ तक, जो नॉर्थ से साउथ में किधर था और ईस्ट से वेस्ट में कितना दूर तक जो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था वो भी हम देखे थे। तीसरा टॉपिक जो हमारा विशेषता, यहाँ तक हम पढ़े थे, यानी कि विशेषता में हो गया जैसे नगर नियोजन विशेषता हो गया इसका। फिर इसके बाद हम इसके देखे थे मनके के बारे में पढ़े थे, मुहड़े के बारे में पढ़े थे, ईंटों के बारे में पढ़े थे। इन सभी विशेषताओं को हम बड़े ही विस्तार में पढ़े थे। और आज जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा स्थल हो गया, स्थिति हो गया और पतन। इन तीनों टॉपिक्स को आज हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और बाद में जब हम इन टॉपिक को जब हम पढ़ लेंगे तब इनसे जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे जो आपके सीयूईटी यूजी एग्जाम में पूछे गए होंगे या पूछे जा सकते हैं, उन सभी क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। तो चलिए हम पहले एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। चलिए, तो हमारा जो पहले हम बताए थे आपको, पहले हम बताए थे कि किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले उसकी भूमिका जानना जरूरी होता है। तो आपको मैं ये 3 बिंदु बताए थे। पहले काल निर्धारण के बारे में बताए थे कि काल किस तरीके से निर्धारित, मतलब काल किस तरीके से निर्धारण हुआ था। एक बताए थे कार्बन डेटिंग की पद्धति के बारे में, जिसके बारे में बताए थे कि 2350 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी इस विधि के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का काल था। दूसरा जो हमारा जॉन मार्शल, इनके अनुसार जो कालक्रम है वो 3250 ईस्वी से 1750 ईस्वी। ये जो है फैक्ट वाला बात है, इनको याद रखना जरूरी है। कभी कभी हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। वैसे पूछने के बहुत कम चांस होता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इतिहासकार जो है अपने हिसाब से लिखते हैं, इसलिए बहुत कम चांस रहता है कि इस टाइप के क्वेश्चन बने। लेकिन इससे ये होगा कि हमारा जो कंसेप्ट है वो थोड़ा क्लियर होगा, इसलिए जानना जरूरी है। दूसरा हम बताए थे आपको बारे में सिंधु सभ्यता के निर्माता। तो हम आपको बताए थे जो निर्माता था वो मिश्रित प्रजाति के था। इसमें हम चार के बारे में बताए थे। चार प्रजाति के लोग थे, जिसमें बताए थे पहला था प्रोटो ऑस्ट्रेलियन था, दूसरा हो गया भूमध्य सागरीय हो गया, अल्पाइन हो गया तीसरा, और चौथा हमारा जो हो गया वो मंगोलाइड हो गया। इन चारों के बारे में बताए थे और आपको ये भी बताए थे कि आपको इन 4 ऑप्शन दे सकता है और उसमें से आपको बता देगा कि बताइए कि इनमें से कौन जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है, या इसमें से एक ऑप्शन दे देगा, आपको 3 अलग ऑप्शन दे देगा और आपसे पूछेगा कि बताइए इनमें से कौन सी प्रजाति हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। और आगे जो हम बताए थे सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता, यानी इसमें हम बताए थे कि चीन की सभ्यता हो गया, मेसोपोटामिया की सभ्यता होगा और मिस्र की सभ्यता। इनकी तीनों के बारे में हम देखे थे। अगला टॉपिक हमारा खोज का इतिहास। हम आपको बताए थे कि पहली बार हड़प्पा सभ्यता का जो साक्ष्य देखा गया था वो चार्ल्स मेसन ने देखा था। कब देखा था? 1826 ईस्वी में। इसके बाद आगे हम बताए थे कि किस तरीके से हड़प्पा सभ्यता का खुदाई हुआ था और अंत में 1921 ईस्वी में दयाराम सैनी ने हड़प्पा सभ्यता का खोज किया और 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज किया। यहाँ तक हम बहुत अच्छे तरीके से देखे थे और आज हम उसी कड़ी में और आगे देखेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है, अगला जो हमारा है, फिर हमारा दूसरा जो विशेषता था वो भौगोलिक विस्तार का था। हम भौगोलिक विस्तार में आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताए थे कि शॉर्ट ट्रिक था हमारा सम बराबर एडी। जैसे इधर पश्चिम से हम शुरू करेंगे, आपको बताए थे कि पश्चिम से शुरू करना है और दक्षिण में जाकर रुकना है। इधर हो गया वेस्ट, इधर हो गया ईस्ट, इधर हो गया नॉर्थ, इधर हो गया साउथ। हम यहाँ से आपको शुरू किए थे। स से क्या हो गया? सुतकांगडोर हो गया। फिर म से क्या हो गया? मांडा, यहाँ पे मांडा हो गया। फिर ए से क्या हो गया? ए से हो गया आपका आलमगीरपुर और डी से क्या हो गया? दैमाबाद। यानी ये शॉर्ट ट्रिक हम आपको बताए थे ताकि आपको लंबे समय तक याद रह सके। इसके बाद हम इसके नदी के बारे में बताए थे। उसी कड़ी में हम देखेंगे। अब देखिए, आपको ये बताए थे कि किस तरीके से विस्तार था। उत्तर में हमारा हो गया मांडा, फिर दक्षिण में हमारा दैमाबाद हो गया, जो कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। कौन से नदी के किनारे पड़ता है? तो प्रवरा नदी के किनारे पड़ता है, आपको बताए थे। फिर आलमगीरपुर के बारे में बताए थे, जो कहाँ पड़ता है? यूपी में। किस नदी के किनारे पड़ता है? तो हिंडन नदी के किनारे। ये क्वेश्चन बहुत मतलब हाईलाइटेड क्वेश्चन है। यही सब क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं और यही सब क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे। जो हमारा उत्तर में जो है वो हमारा मांडा, और जो हमारा सुतकांगडोर जो है वो हमारा कहाँ है? वो पश्चिम वाले क्षेत्र में है। ये किस नदी के किनारे है? ये भी बताए थे, दास नदी के किनारे है।
मांडा अभी बताए थे आपको, ये सारे हम बहुत ही विस्तार से भी उस वीडियो में, पीछे वाले वीडियो में देखे थे, अगर मतलब बताए थे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारा लिंक दिया गया, उससे आप देख सकते हैं। फिर आपके नगर नियोजन विशेषता, देखिए आपको इस नगर नियोजन के बारे में बताए थे कि किसी भी मतलब किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो उसको विशेषता जानना जरूरी है, क्योंकि उसका विशेषता ही तो ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मान लीजिए पूछ दिया कि बनारस की विशेषता बताइए या दिल्ली की विशेषता बताइए, तो क्या बताएंगे, वहाँ के बारे में बताएंगे कि वहाँ क्या है, दिल्ली में लाल किला है, कुतुब मीनार है, और जो भी चीजें हैं उनके बारे में बताएंगे, यहाँ ये सुविधाएं हैं, ये मतलब ये चीजें सब है। तो उसी तरीके से हड़प्पा सभ्यता में भी होती थी कि उसकी क्या विशेषता है, वहाँ के नगर नियोजन कैसा था, वहाँ के लोक प्रशासन कैसा था, वहाँ लोग किस तरीके से रहते थे, किस तरीके से मतलब व्यापार करते थे, उनका मुख्य उद्योग का क्या साधन था, वो किस तरीके से अपने जीविका का पालन करते थे, यही सब इन विशेषताओं में पढ़ना है। तो आपको बताए थे नगर नियोजन, जैसे हम आपको बताए थे कि नगर नियोजन में हम किसी भी एक शहर का अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसी भी एक शहर का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम मोहनजोदारो का एग्जाम्पल ले लेते हैं, मोहनजोदारो का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो आपको बताए थे कि मोहनजोदारो को मान लीजिए दो भागों में बांट दिए, एक भाग था पश्चिमी टीला, एक भाग था पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला में वो लोग रहते थे जो अमीर वर्ग के होते थे, जैसे अमीर वर्ग के वो हो गए, पुरोहित हो गए, वो पश्चिमी टीला में निवास करते थे। जो पूर्वी टीला में रहते थे वो थोड़े से गरीब टाइप के लोग रहते, जैसे हो गया शिक्षक हो गया, फिर व्यापारी हो गया, ये लोग मतलब उस पूर्वी टीला में रहा करते थे। इसके बाद हम बताए थे कि जितने भी शहर में हमारे जो देखने को मिलते हैं हड़प्पा सभ्यता में, जितने भी स्थल मिले वो सभी 2 भागों में बटा था, लेकिन एक शहर जो था धौलावीरा वो 3 भागों में बटा था, पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला और मध्यम टीला, यानी इन तीनों टीला में बटा हुआ था। ये एक मतलब कि आप नोट में याद रखिएगा कि धौलावीरा एकमात्र शहर है जो 3 भागों में बटा हुआ था। तो अभी इसको भी हम बहुत अच्छे से पढ़े थे। फिर बताए थे कि सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती है, कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे मुख्य सड़क है, फिर एक गली से सड़क निकलती है, यानी कि एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी। फिर आगे इसी कड़ी में हम पढ़े थे, देखिए आपको एक फिगर भी दिखाए थे। इसके बाद आगे हम आपको सार्वजनिक स्नानागार के बारे में बताए थे कि किस तरीके से लोग स्नानागार मतलब स्नान करते थे, सार्वजनिक स्नानागार का क्या महत्व था, कि आज भी वर्तमान में देखते होंगे तो देखते हैं कि नदी उदी होता है, गांव घर में ऐसा होता है, शहर में बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन देखेंगे गाँव में देखेंगे तो कभी भी अगर कोई त्यौहार होता है तो लोग पहले वो सार्वजनिक स्नानागार, जिसको पोखर कहते हैं, उसमें नहाने के बाद अपना आगे का जो भी कार्यक्रम होता है उसको करते हैं। तो ये भी हम देखे थे कि प्रमाण कहाँ से मिला था, मोहनजोदड़ो से मिला था। प्रयोग क्या होता था, धार्मिक अनुष्ठान के लिए होता था। इसमें सीढ़ियाँ बनी होती थी जो उत्तर से दक्षिण की दिशा में होती थी, ये भी देखे थे। फिर ये आपको ये फिगर भी दिखाए थे। इसके बाद हम ईंट के बारे में बताए थे कि ईंट का जो लंबाई और चौड़ाई, एक पिछले साल हमारा पूछा गया था क्वेश्चन कि जो हड़प्पा सभ्यता की ईंटें जो थी वो इसकी लंबाई क्या थी, चौड़ाई क्या थी और मोटाई क्या थी, उसकी रेशियो जो था 4:2:1 था। तो ये क्वेश्चन पिछले ईयर में पूछा भी गया था। इसके बाद हम पढ़े थे आगे में, यहीं तक हम मतलब अपने टॉपिक को हम यहीं पे उस दिन समाप्त किए थे। आज हम इससे आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे, और जब हम पूरे टॉपिक्स को पढ़ लेंगे हड़प्पा सभ्यता को, तो कुल मिलाकर इससे जितने भी प्रश्न बनेंगे जो पीछे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं सीयूईटी में या किसी अदर यूनिवर्सिटी में, उन सभी क्वेश्चन को बहुत ही विस्तार से, बहुत ही अच्छे तरीके से और आपको याद करवा करके उस क्वेश्चन को भी हम करेंगे, ताकि आपको एग्जाम में अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा हो तो आपका एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से ना छूटे। तो चलिए अब आज हम पढ़ेंगे मनके के बारे में। आज से हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं मनके के बारे में। आखिर मनका क्या होता था? तो मनके का अर्थ होता है मोती, यानी मनके का अर्थ होता है मोती, यानी वही मोती जो हम लोग गले में पहनते हैं। कभी देखिएगा स्त्रियों को अगर आप देखते होंगे तो वो उसका आभूषण बना के पहनती है, गले में हो गया, कभी नाक में, बहुत सारा उसका आभूषण बनता है, उसका प्रयोग करते थे। और ये बहुत सारे धातु के बनते थे, जैसे हो गया सोना का बनता था, तांबा का बनता था, कांसा का बनता था, बहुत सारे धातु है, उन सभी का ये आभूषण यानी कि बनते थे। जो मन के बनते थे ये बहुत सारे धातुओं का बना करते थे। इसमें हम देखेंगे कि मनकों का प्रयोग जो होता आभूषण बनाने में किया जाता था। अब आभूषण कौन से धातु का प्रयोग करते थे? तो तांबा धातु का प्रयोग करते थे, कांसा धातु का प्रयोग करते थे। और एक नोट करके लिखिएगा यहाँ पे, हड़प्पा सभ्यता से लोहा की जानकारी नहीं मिला है। इस लाइन को आप नोट करके लिखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता से ईंटों के बारे मतलब लोहे के बारे में जानकारी नहीं मिला, यानी कि ये हड़प्पा सभ्यता में लोहे की जानकारी नहीं मिला था। ये आगे चल के जब हम बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो उस टाइम में लोहे के बारे में जानकारी मिल गया था। तो
अब देखिए, अब हम कैसे कैसे हमको पता चला कि मनके के कारखाने, मनके मतलब मनके होते थे, तो इसके लिए जब हम खुदाई हुआ तो वहाँ से हमें कुछ स्थलें मिले जहाँ से इनके फैक्ट्रियाँ मिली। वो दो स्थल है, लोथल हो गया और चनुद्रो। यहाँ से क्या मनके बनाने के कारखाना मिला था। इसी आधार पर हम कहते हैं कि मनके बनाने का कारखाना रहा होगा और इस तरीके के आभूषण बनाए जाते होंगे। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि मनके के किस तरीके के होते थे, इस टाइप के मनके मतलब बनाए जाते थे। अगला जो है हमारा मुहरे। मुहरे क्या होता है? जैसे वर्तमान में भी देखते हैं कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं तो कुछ हमारे मतलब कुछ हमारा पहचान होता है जिसको हमको दिखाना होता है कि ये हमारा पहचान है, इस क्षेत्र से हम आए हैं। तो इसी तरीके से हड़प्पा सभ्यता में जब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जब व्यापार के उद्देश्य से या किसी अन्य चीजों के उद्देश्य से जब जाते थे तो उनको इस मोहरे के मोहरे मतलब मोहर लेकर के जाते थे और दिखाते थे कि ये हमारा मोहरे है, हम इस क्षेत्र से आए हैं और हमारा ये कार्य है। तो इसी तरीके से मोहरे के बारे में पढ़ेंगे कि मोहरे का जो निर्माण होता था वो सेलखरी धातु से होता था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मोहरे का निर्माण आपसे पूछेगा कि मोहरे का निर्माण किस धातु से होता था, तो आपको जवाब क्या देना है? सेलखरी धातु से, क्योंकि यहाँ से यही क्वेश्चन बनेगा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन बनने लायक नहीं है। तो यही पूछेगा कि मोहरे का निर्माण किस धातु से होता है, तो सेलखरी। मोहरे का निर्माण जो होता था वो अपनी पहचान के लिए किया जाता था। देखिए ये मोहरे है, इस टाइप के मोहरे होते हैं, इस पे लिपियां भी बनी होती थी। ये लिपियां हमें बताती है कि मतलब कि ऐसे लिपि को पढ़ा नहीं गया लेकिन फिर भी एक दिखाता है कि अच्छा इस टाइप के लिखे जाते होंगे उस समय। तो इस मोहरे से आप एक चीज याद रखिएगा कि मोहरे का निर्माण सेलखरी धातु से हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। अब हमारा कांस्य की नर्तकी। देखिए विशेषता हम पढ़ रहे हैं, तो विशेषता में क्या पढ़ेंगे? जो हम आपको बताए थे कि उसका नगर नियोजन क्या है, उसका सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, यही सब तो विशेषता है। इन्हीं बातों को हम इस चैप्टर में पढ़ना है। तो यही विशेषता में एक विशेषता था कांस्य की नर्तकी। ये जो कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से मिला था। एक मूर्ति होती थी जो इस टाइप की मूर्ति होती थी, ये कांस्य की मूर्ति बनी होती थी। ये मतलब उस समय की बहुत ज्यादा मतलब विशेषता था, क्योंकि विशेषता यही है कि ये बहुत अच्छे तरीके से बनाया जाता था, ये कांस्य का होता था। तो ये उस समय के आर्किटेक्चर के बारे में बताता था कि वहाँ उस समय कितने अच्छे आर्किटेक्चर होते थे कि जो इस तरीके के मूर्तियां बनाते थे। तो इसको देखते हैं। फिर इसी को जो ये मूर्ति है, इसी को जॉन मार्शल ने डांसिंग गर्ल कह के पुकारा था। यानी कि इसी जो मूर्ति जब खुदाई हुआ, जब मूर्ति जब मिला था, तो इसी को जॉन मार्शल डांसिंग गर्ल कहा था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये पूछे भी जा सकते हैं, तो इसको याद रखिएगा। मूल रूप से हमको इसमें दो ही चीज याद रखा कि कांस्य की मूर्ति कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से, और जॉन मार्शल ने इसे डांसिंग गर्ल कहा है। अगला स्लाइड पे चलते हैं अपने। अगला स्लाइड है हमारे लिपियां। देखिए लिपि जो होती है, हड़प्पा की लिपि भाव चित्रात्मक थी। यानी कि भाव चित्रात्मक हड़प्पा की जो लिपि मिली है उसको पढ़ा नहीं जा सका है। अगर पढ़ा गया होता तो इतनी जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में जितने रहस्यमय चीजें हैं वो कब का खुलासा हो गया होता। तो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है उसको पढ़ा नहीं गया आज तक। बस अनुमान लगा करके हम अनुमान लगाते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ होगा, लेकिन ये कोई 100% यानी कि 100% श्योर होकर के नहीं कहते कि ऐसा हुआ होगा। लेकिन फिर भी कुछ जो खुदाई से हमें मन के मिले हैं और धातु हड्डी के प्रमाण मिले हैं, बहुत सारे चीजें जो हमारे खुदाई से मिले हैं, उन्हीं सब चीजों को देखने के बाद पता चलता है कि अच्छा ऐसा ऐसा हुआ होगा। तो उसी में हम देखते हैं कि लिपि जो थी, हड़प्पा की लिपि जो थी वो भाव चित्रात्मक लिपि थी जिसको पढ़ा नहीं गया है। सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल अचिन्ह थे एवं 400 से अधिक, नहीं 400 नहीं होगा यहाँ पे, 40 से अधिक अक्षर मिले हैं। यानी कि 400 से, यानी कि लिपि में जो लगभग 64 मूल चिन्ह थे और 40 से अधिक अक्षर मिले हैं। अगर और ज्यादा अक्षर मिलता तो शायद हड़प्पा सभ्यता को मतलब हड़प्पा सभ्यता के बारे में और जानकारी मिल पाता, लेकिन उतना पढ़ा नहीं गया, उतना जानकारी नहीं मिला। तो इसलिए उतना मतलब हड़प्पा सभ्यता के बारे में उतना जानकारी नहीं मिल पाया कि किस तरीके से हड़प्पा सभ्यता को, और भी बहुत सारे फीचर होंगे जो हमको नहीं जानने को मिला। इसमें देखते सबसे अधिक जो अक्षर मिला वो मोहरों पर से मिला। जो पिछले में हम देखे थे मोहर जो होता है, जो पहचान के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम जाते थे तो पहचान के रूप में जिसका प्रयोग करते थे, उस मोहरे पर से सबसे ज्यादा हमें लिपि और अक्षर मिले हैं। तो देखिए इसी टाइप के मोहर बने होते थे, इसी टाइप के जो अक्षर जो है इसी टाइप के होते थे, जिसको पढ़ना मतलब बहुत हद तक पढ़ा नहीं गया कि ये किस तरीके के होते थे लिपि, इसका क्या अर्थ था, ये नहीं पढ़ा गया है। यही से लिपियां होती थी। देखिए इसको समझना बहुत मतलब इसको समझना नहीं पाया आज तक हमारे जो वैज्ञानिक हो उसको समझ नहीं पाया कि आखिर कौन सा लिपि है और क्या लिखना चाह रहा है। इसी कड़ी में हम देखते हैं, आगे चलते हैं अपने
प्रमुख स्थल के बारे में। देखिए हड़प्पा सभ्यता के जब खुदाई हुआ था तो बहुत सारे स्थल मिले थे, और बहुत सारे जब स्थल मिले थे तो सभी स्थल के कुछ कुछ विशेषताएं थी कि ये स्थल की क्या विशेषता है, मतलब जो लोथल था उसका क्या विशेषता था, हड़प्पा का क्या विशेषता था, मोहनजोदड़ो का क्या विशेषता था। इन सभी बातों को जो एक फॉर्म में लिख दिया तो वो हड़प्पा सभ्यता कहलाया। तो इसी हम हड़प्पा सभ्यता में देखेंगे कि कौन से स्थल है जिसका खोज किसने किया। यहाँ से आपको कम से कम एक क्वेश्चन तो 100% मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको पूछ देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, एक तरफ दे देगा हड़प्पा सभ्यता मोहनजोदारो हो गया, लोथल हो गया, कालीबंगा हो गया, और एक तरफ दे देगा वो किस स्टेट में है। या दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आपको दे देगा कि हड़प्पा सभ्यता मोहनजोदारो हो गया, कालीबंगा हो गया, लोथल हो गया, और वो पूछ देगा कि ये मतलब इस सभ्यता का खोज किसने किया। और तीसरा जो हो सकता है ये चारों का नाम दे देगा और इस भी दे देगा, बताइए कि आप मिलाने के लिए कहा है कि बताइए कि इनमें से मतलब कौन सा, मतलब इसको मिलाने के लिए कहा गया कि हड़प्पा सभ्यता का खोज कब हुआ था, मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ था, लोथल का खोज कब हुआ था। और चौथा टाइप का जो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा वो पूछ देगा कि बताइए कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है, मोहनजोदारो किस नदी के किनारे है, लोथल किस नदी के किनारे है। इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपको इस स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त करना और बहुत ही अच्छे से स्थलों का लोकेशन को देखना कि ये लोकेशन कहाँ पे था। तो चलिए इसको याद करना होगा। वैसे हम बहुत ही साधारण तरीके से बताने का प्रयास करेंगे ताकि आपको एक बार में ही याद हो जाए, लेकिन अगर आप इसको 4 से 5 बार अगर पढ़ेंगे तो याद कंफर्म हो जाएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा तो आपको याद तो करना पड़ेगा, और बहुत ज्यादा जटिल है नहीं। इसी में हम देखते हैं पहला जो है हमारा हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे था, तो हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे है, जो वर्तमान में कहां पड़ता है, ये वर्तमान में माउंट गोमरी पाकिस्तान में पड़ता है। कहां पड़ता है, माउंट गोमरी पाकिस्तान में पड़ता है। तो यानी कि ये पाकिस्तान में पड़ता है। इसकी खोज किसने किया था, तो इसकी खोज हम देखे थे पीछे को, जब खोज के इतिहास पढ़ रहे थे तो उस समय भी हम देखे थे कि इसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था। हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताएंगे कि हड़प्पा सभ्यता का खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में रावी नदी के किनारे मतलब किया था। यही चार पॉइंट याद करना है। हड़प्पा सभ्यता के खोज रावी नदी के किनारे दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था। इतने ही बातें आपको जानना, इससे ज्यादा जानने की जरूरत भी नहीं है और आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, क्योंकि लेवल ठीक है, कितना भी कठिन लेवल करेगा तो कहां से पूछेगा, यही पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता का खोज कब हुआ था। इससे ज्यादा क्या पूछेगा, नदी के पूछ देगा। हो सकता है इस नदी का पुराना नाम क्या था, जैसे रावी नदी का पुराना नाम था परोसनी नदी। जब आगे वाले चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे तो उसके बारे में भी हम बता देंगे, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। यहाँ से दूसरा स्थल जो है हमारा मोहनजोदारो है। मोहनजोदारो बहुत ही फेमस स्थल है। इसकी जो खोज हुआ था वो 1922 ईस्वी में हुआ था। इसका खोज 1922 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था, राखल दास बनर्जी ने किया था। किसने किया था मोहनजोदड़ो की खोज, राखल दास बनर्जी ने। किस नदी के किनारे है, तो ये जो है सिंधु नदी के किनारे है। एक बार फिर बहुत अच्छे से बता देते हैं, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने सिंधु नदी के किनारे किया था। ये भी कहां पड़ता है वर्तमान में, ये भी वर्तमान में पाकिस्तान में ही पड़ता है। ये दोनों स्थल कहां पड़ता है, दोनों वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। तीसरा स्थल जो है हमारा कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। अब इनके बारे में पढ़ेंगे कि कालीबंगा का खोज किसने किया था, कब किया था, किस नदी के किनारे है। तो देखिए कालीबंगा जो है, कालीबंगा का जो खोज किया था एक घोष ने किया था। कब किया था, 1953 ईस्वी में। कब किया था, 1953 ईस्वी में। किस नदी के किनारे है, घग्घर नदी के किनारे। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया। अब इसके लोकेशन देखेंगे कि कालीबंगा कहाँ है, तो कालीबंगा जो हमारा है राजस्थान में है। कालीबंगा कहाँ है हमारा, कालीबंगा हमारा राजस्थान में। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है और आपके सीयूईटी एग्जाम में भी पूछा जाएगा। और हमारा जो चौथा स्थल है वो लोथल। लोथल में क्या था, लोथल में जो है मतलब लोथल में जो हमारा मिला है बंदरगाह भी मिला है, डॉकयार्ड भी मिला है, जहाँ पे जहाजों को रोका जाता था। ये सब लोथल से प्रमाण मिला है। तो लोथल का जो खोज हुआ था, लोथल का खोज 1957 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था, डॉक्टर एस.आर. राव ने किया था। किसने किया था, डॉक्टर एस.आर. राव ने 1957 ईस्वी में किया था। लोथल किस नदी के किनारे है, तो लोथल जो है हमारा भोगवा नदी के किनारे है। लोथल किस नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे है। पांचवा जो हमारा स्थल है, अब लोथल के बारे में बता देते हैं। लोथल जो था हमारा गुजरात नामक शहर में है। आपको एक फैक्ट और भी बताए थे कि आजादी के बाद जब खुदाई हुआ था तो सबसे ज्यादा जो स्थल जो मिला है वो गुजरात से ही मिला है। पांचवा हमारा है रोपर के बारे में। तो रोपर किस नदी के किनारे है, रोपर जो हमारा सतलज नदी के किनारे है। इसके बाद इसका खोज किसने किया था, डॉक्टर एस.आर. राव ने इसका डॉक्टर एस.आर. राव ने ही किया था। फिर अगला स्थल है हमारा, रोपर कहां पड़ता है, रोपर हमारा पड़ता है हरियाणा में, नहीं रोपर हमारा पड़ता है पंजाब में। रोपर कहां पड़ता है, पंजाब में। किस नदी के किनारे है, सतलज नदी के किनारे। छठा जो है हमारा बनावली के बारे में पढ़ेंगे। बनावली कहां, बनावली पूछ देगा आपको नदी, बनावली किस नदी के किनारे है, बनावली जो है हमारा सरस्वती नदी के किनारे है। सातवां स्थल है हमारा धौलावीरा, ये भी गुजरात में पड़ता है। बनावली हमारा हरियाणा में पड़ता है।
तीन चीज याद रखिएगा यहाँ से कि बनावली, बनावली कहाँ पड़ता है, हरियाणा में। आपको यहाँ से यही दो तीन जो ये यहाँ से अगर देखेंगे तो आपको दो तीन यही से पूछेगा कि लोथल कहाँ पड़ता है गुजरात में, रोपर कहाँ पड़ता है तो पंजाब में, बनावली कहाँ पड़ता है हरियाणा में। इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। धौलावीरा कहाँ पड़ता है, तो धौलावीरा जो ये भी गुजरात में ही पड़ता है। किस नदी के किनारे है, तो ये कच्छ के रन में है। आर.एस. बिष्ट ने 1990 ईस्वी में इसकी खोज किया था। देखिए इन सभी स्थलों को आप एक बार अच्छे से अगर 3 4 बार 5 बार 7 बार जय बार में आपको याद हो जाए, यानी कि 8 10 बार अगर आपको एक बहुत ही शांत तरीके से शांत मन से अगर देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और आपको याद हो जाएगा मतलब एक क्वेश्चन आपका सही है, यानी कि 5 नंबर आपको मिल जाएगा। तो क्यों आप 5 नंबर के लिए इतना मेहनत तो कर ही सकते हैं, 5-7 मिनट तो दे ही सकते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है वो सामग्री, यानी कि हम बताए थे कि हड़प्पा सभ्यता से क्या मिला है, मतलब मोहनजोदारो से क्या मिला है, लोथल से क्या मिला है। तो इसी हिसाब से हम पढ़ेंगे कि देखिए यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन बनने की उम्मीद रहता है कि पूछ देगा कि RH-47 कब्रिस्तान कहाँ से मिला है, फिर पूछ देगा कि आपका स्नानागार कहाँ से मिला है, अन्नानागार कहाँ से मिला है, उत्तम जल प्रबंध का व्यवस्था कहाँ से मिला है, इस टाइप के पूछ देगा। या पूछ सकता है कि गोदीवारा कहाँ है, डॉकयार्ड कहाँ मिला है। तो इस टाइप के क्वेश्चन मिलेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आपको ये थोड़ा सा जान लेना जरूरी है। देखिए हड़प्पा से हमारा क्या क्या मिला है, तो हड़प्पा से जो मिला है नृत्य मुद्दा में प्रस्तर की मूर्ति, दूसरा मिला है हमारा अन्न भंडार गृह, तीसरा मिला कब्रिस्तान जिसको कहते हैं RH-47 कब्रिस्तान मिला है। फिर गेहूं व जौ और गरून के चित्रयुक्त मुद्रा एवं अन्य मुद्राएं भी मिला है। यानी कि यहाँ पे देखेंगे तो आपको मिला है कि नृत्य मृदा में प्रस्तर मूर्तियां मिली है, यानी कि प्रस्तर मतलब होता है पत्थर, यानी पत्थर की मूर्तियां मिली है। फिर अन्य भंडार गृह मिला है, कब्रिस्तान मिला है, गेहूं एवं जौ के साक्ष्य मिला है, गरुण के चित्रयुक्त मृदा में मतलब चित्रयुक्त मुद्रा में मिला है, अन्य मुद्राएं भी मिला है। यानी बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिला है। लेकिन आपको मेन इस पे जो याद करना है, आपको ये याद रखिएगा कि RH-47 कब्रिस्तान कहाँ है, तो हड़प्पा में है। ये मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे सब याद रखिएगा, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा RH-47 कब्रिस्तान कहाँ है, तो हड़प्पा में है। दूसरा जो हमारा स्थल है मोहनजोदारो। देखिए मोहनजोदारो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। कई बार पूछा गया कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, तो मृतकों का टीला। यहां से कौन कौन से सामग्री मिला है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। बुनी सूती कपड़े का टुकड़ा मिला है, यहाँ से पुजारी का सर मिला है। फिर इसके बाद नृत्य मुद्रा में मिला स्त्री की कांस्य युक्त मूर्ति, यानी कि ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये वाला बहुत अच्छे से याद रखना है। यानी कि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि नृत्य करते हुए मुद्रा में एक कांस्य की मूर्तियां मिला है। फिर मातृ देवी की मूर्तियां मिला है, फिर पशुपतिनाथ की मोहर मिला है, लिंगीय प्रस्तर मिला है, तांबे का ढेर मिला है, फिर बटखरे मिला है, जो बटखरे जो जिसको हम नापतोल के माध्यम में प्रयोग करते हैं वो बटखरे मिला है, पत्थर व मिट्टी के पके बर्तन मिला है, विशाल स्नानागार मिला है और विशाल अन्नानागार मिला है। ये 3-4 पॉइंट आप याद रखिए। जैसे इसमें पहला पॉइंट आप याद रखें कि नृत्य करते हुए मुद्रा में एक स्त्री का मतलब कांस्य की मूर्ति मिला है। फिर दूसरा जो हमारे याद रखेंगे कि विशाल स्नानागार मिला है, तीसरा याद रखेंगे कि विशाल नानागार मिला है, और चौथा बात जो यहाँ से याद रखेंगे कि मातृ देवी की मूर्तियां मिली है, यानी कि छोटे छोटे मूर्तियां मिली है। फिर पशुपति का मोहर मिला। यानी इन टॉपिक से मतलब मोहनजोदड़ो से हमको कुल मिलाकर के 5 से 6 चीजों के बारे में अगर याद रहेगा सही तरीके से तो आप इनसे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो आप कर लेंगे। आपको पीछे हम बताए भी थे कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, एक बार फिर से बता देते हैं। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। खोज किसने किया था, 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने इसका खोज किया था। तीसरा शहर है हमारा कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा किस कहाँ है, तो कालीबंगा राजस्थान में। किस नदी के किनारे है, तो घग्गर नदी के किनारे है। अब यहाँ से कौन कौन से सामग्री मिला था इसको भी हम एक बार एक नजर में देख लेते हैं। यहाँ से मिला है बेलनाकार मोहर मिला है, अग्नि हवन कुंड मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये याद रखें कि अग्नि हवन कुंड कहाँ से मिला है। इसके बाद यहाँ से भी कब्रिस्तान मिला है, जौ का हल मिला है, हल का चिन्ह मिला है, फिर चूड़िया मिला है। इसके बाद ऊंट की अस्थियां मिला। यहाँ से भी आप 2-3 ही चीज याद रखिए। पहला नंबर हल का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो कालीबंगा से। दूसरा नंबर अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ मिला है, तो दूसरा नंबर पॉइंट क्या है कि अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो कालीबंगा से। कुल मिला के इसमें से 2 बातें आप याद रखिए, ज्यादा बातें याद रखने की जरूरत नहीं है। 2 बातें याद रखिए कि पहला पॉइंट हमारा था कि हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है, कालीबंगा से मिला। अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से मिला, कालीबंगा से मिला। इन 2 पॉइंट को आप याद रखिएगा। फिर अगला जो हमारा है चनहुद्रो हो गया। चनहुद्रो में मनके बनाने का कारखाना मिला था। आपको पीछे बताए थे कि लोथल और चनहुद्रो में हमारे मनके बनाने का कारखाना मिला था। फिर दावत मिला था। इन सभी का प्रमाण मिला था। तो इसमें एक मूल रूप से याद रखिएगा, मनके बनाने का कारखाना मिला था चनहुद्रो से। फिर लोथल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए लोथल से। जो पहला क्वेश्चन बनेगा आपसे कि गोदीवारा कहाँ है।
यानी गोदीबारा का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो आप बताएंगे लोथल। गोदीबारा का क्या अर्थ होता है, गोदीबारा वो स्थल होते हैं जहाँ, मतलब वो स्थान होता है जहाँ पे कोई भी जहाज अगर आता है, कोई भी व्यापार के माध्यम से अगर कोई जहाज आता है तो वहाँ पे रुकने का एक स्थान होता है, उसी को हम गोदीबारा कहते हैं। देखिए गोदीबारा यानी कि डॉकयार्ड इसको अंग्रेजी में कहते हैं, कि सब सबूत मिला है, तांबे के पक्षी मिला है, फिर बैल मिला है, खरगोश मिला है, कुत्ते की आकृति मिला है, घोड़े का चित्र मिला है, दीवार से घिरी बस्ती मिला है। ये सभी बातों को याद रखिएगा, यानी कि इसमें हम बताए हैं कि हड़प्पा सभ्यता हो गया, मोहनजोदारो हो गया, कालीबंगा हो गया, लोथल हो गया, इन स्थानों से, मतलब इन स्थलों से कौन कौन से सामग्री मिला है, ये कौन कौन से नदी के किनारे है, इसकी खोज किसने किया था, ये किस स्थान पे, यानी कि इसका लोकेशन कहाँ है वर्तमान में, इन सभी बातों को हम बड़े अच्छे तरीके से पढ़े हैं। अगर आपको इन सभी बातों में अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, उसको हम और अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए अब हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक स्थिति, यानी सामाजिक जीवन कैसा था, कि लोग वहाँ के किस तरीके से रहते थे, वहाँ के परिवार कैसी थी, वहाँ महिलाओं की क्या स्थिति थी, वहाँ पे मतलब कि वहाँ पे वर्ण व्यवस्था था या नहीं, इन सभी बातों को हम सामाजिक स्थिति में देखेंगे। देखिए पहला जो है सामाजिक स्थिति, वहाँ पे सबसे पहला देखते हैं मातृसत्तात्मक समाज, मतलब परिवार था। मातृसत्तात्मक परिवार का क्या अर्थ होता है, कि यहाँ पे माताओं का ज्यादा रोल था, ये माताओं का मतलब माता का ज्यादा रोल था। ये बात कैसे प्रमाणित हुआ, तो ये बात प्रमाणित करने के लिए जो हड़प्पा सभ्यता के जब खुदाई हुआ तो इनके बहुत सारे स्थल है, उन सभी स्थलों में अगर हम देखते हैं तो पुरुष की तुलना में कहीं न कहीं महिलाओं के जो मूर्ति मिले हैं वो ज्यादा मिला है। इसी आधार पर हम ये अनुमान लगाते हैं कि जो महिलाएं थी उसकी स्थिति अच्छी थी, इसीलिए उनका नाम जो है मतलब मातृसत्तात्मक समाज ऐसे मतलब दे दिया गया कि मातृसत्तात्मक समाज होगा, यानी कि महिलाओं के यहाँ पे अच्छा रोल रहा होगा। और हम देखते हैं कि संयुक्त परिवार था, यानी कि संयुक्त परिवार माने कि ज्वाइंट फैमिली थी, जैसे कि आपके चाचा, आपके पापा, आपके चाचा मतलब आपके दादा, आपके दादा के छोटे दादा, बड़े दादा, ये सब यानी कि क्या था कि मिलजुल कर रहते थे, यानी एक परिवार में मिलजुल कर रहते थे, यानी कि संयुक्त परिवार था। इसके बाद देखते हैं कि महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। महिलाओं की स्थिति इसलिए अच्छी थी क्योंकि इसका परिमाण इस आधार पर मिला कि महिलाओं की बहुत ज्यादा मूर्तियां मिली थी, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। फिर सामाजिक संगठन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए सामाजिक संगठन में यहाँ पे एक बात देखते हैं कि यहाँ पे वर्ण व्यवस्था जैसी कोई भी व्यवस्था, मतलब वर्ण व्यवस्था जैसी कोई भी कुरीति नहीं देखने को मिली। हमको तो वर्ण व्यवस्था कुरीति ही लगती है, लेकिन ठीक है, वो ऐसी व्यवस्था नहीं देखा गया जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वाली स्थिति नहीं देखा। यहाँ पे देखा गया था मूल रूप से हमारे देखते हैं तो पुरोहित देखा गया था, योद्धा, श्रमिक और व्यापारी, ये 4 वर्गों में बांटा गया था। फिर उसके जीवन शैली क्या था, यानी कि वो किस तरीके से रहते थे, अपने मतलब किस तरीके के भोजन करते थे, मनोरंजन का उसका क्या साधन था, इन सभी के बारे में भी हम देख लेते एक बारी। देखिए उनके जो भोजन करते थे वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रवृत्ति के थे। आपको क्वेश्चन घुमा करके दे सकता है कि बताइए हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो शाकाहारी थे या मांसाहारी थे या सर्वहारी थे, तो आपका क्या आंसर होगा, आपका यहाँ पे आंसर होगा कि सर्वहारी थे, यानी कि वो मांस भी खाते थे और वो शाकाहारी भी थे, यानी कि सब्जी भी खाते थे और मांस भी खाते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसे थे, मांसाहारी थे। तो इसके बाद वो मनोरंजन में कभी कभी गेम जुआ खेलते थे या मछली पकड़ते थे, ये सब मतलब उनके मनोरंजन का एक साधन था। दूसरा नंबर देखिए यहाँ से एक पॉइंट रखिए, याद कीजिएगा, नोट में आपको लिख लीजिएगा ये पॉइंट कि हड़प्पा सभ्यता से दाल का साक्ष्य नहीं मिला है। किसका साक्ष्य नहीं मिला है, दाल का कोई भी साक्ष्य जो है हड़प्पा सभ्यता से नहीं मिला, इसको आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब वहां के हम आर्थिक स्थिति के बारे में देखते थे कि हड़प्पा सभ्यता के अब हम हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक स्थिति के बारे में बात करें, यानी कि धार्मिक जीवन उसका कैसा था। वो लोग क्या करते थे, वो लोग जो थे ना वो पेड़ पौधे हो गया इनकी पूजा करते थे, जैसे पीपल का वृक्ष हो गया, दुर्गा जी का भी पूजा करते थे। लेकिन वो लोग कभी मंदिर नहीं बनाए, या क्या नहीं बनाए, यहाँ पे विशेष ध्यान दीजिए कि वो लोग मंदिर नहीं बनाते थे, बस वो लोग पूजा करते थे। मतलब कि जैसे कि आप पशुपतिनाथ का मूर्ति तो मिला है, लेकिन मूर्ति को किसी मंदिर में नहीं सजाया गया था, बस मूर्ति होती थी, उसको पूजा होता था। इसमें देखते पशुपतिनाथ की पूजा हो गया, दुर्गा जी का पूजा हो गया, पीपल का पूजा हो गया, बरगद का पूजा हो गया, ये इन सभी पेड़ पौधे का भी पूजा हुआ करता था। देखिए पूजा पद्धति जो थी वो लौकिक जीवन पर आधारित थी। इसके बाद क्या होता है ना कि मातृदेवी एवं पशुपतिनाथ की मूर्ति, पशुपतिनाथ की पूजा होती थी। किसकी पूजा होती थी, मातृदेवी एवं पशुपतिनाथ की पूजा होती थी। इसके बाद हम देखिए वो वृक्ष पूजा में देखते हैं, यानी कि 3 टाइप की पूजा होते थे। इसमें पहला हो गया मातृदेवी को पूजा हो गया। वृक्ष पूजा में हम देखते हैं तो नीम का पूजा करते थे, पीपल का पूजा करते थे। और पशु पूजा की बात करें तो पशु पूजा में एक सींग वाले जो बैल होते थे, कुंवर वाले बैल, उसकी पूजा किया करते थे। तो इस टॉपिक में हम देख ले कि वो किस किस की पूजा करते थे। आपको एक बात याद रखिएगा कि वो लोग कभी मंदिर नहीं बनाए, यानी कि मंदिर का साक्ष्य
नहीं मिला है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता से क्या हुआ कि मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। मूर्तियां तो मिला है लेकिन मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। तो चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगला स्लाइड जो हमारा आर्थिक स्थिति, यानी कि वहाँ की इकोनॉमिक स्थिति क्या थी, यानी कि वो किस तरीके से व्यापार करते थे। वो क्या करते थे, वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी व्यापार करते थे। जैसे लोथल से हो गया कालीबंगा की तरफ, यानी कि राजस्थान से गुजरात में व्यापार होता था। हड़प्पा से मोहनजोदड़ो में व्यापार होता रहा होगा। एवं अन्य देशों से भी व्यापार होता था, यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों व्यापार होता था, यानी आंतरिक और बाह्य व्यापार दोनों व्यापार का साक्ष्य हमें मिलता है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जीवन मुख्यतः व्यापार पर आधारित था। किस पर आधारित था? व्यापार पर आधारित। आपको पूछ सकता था कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो जीवन है वो किस पर आधारित है, लिख देगा कृषि पर आधारित है, व्यापार पर आधारित है, या मत्स्य पालन पर आधारित है, या इनमें से कोई नहीं। इन चार ऑप्शन दे सकता था, आपको क्या टिक करना है? व्यापार पर आधारित है। फिर हम देखते हैं इसके अतिरिक्त कृषि करते थे, वो उद्योग भी करते थे, आदि कार्य करते थे, यानी कि वो कृषि भी करते थे, उद्योग भी करते थे। उद्योग में हम देखे हैं कि मन के बनाने का कारखाना देखते हैं, चूड़ियाँ बनाने का कारखाना देखते हैं, और भी बहुत सारे कारखाना था जिसमें लोग वर्कर्स काम करते थे अपने रोजी रोटी के लिए, अपने घर परिवार चलाने के लिए वो काम किया करते थे। तो हम देख लिए इस चैप्टर में, आगे भी कुछ है तो देख लेते हैं। अब हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण। देखिए कुल मिलाकर अगर आपको इस टॉपिक में देखेंगे तो अंतिम जो स्लाइड है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन, तो ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे इतिहासकार आए हैं, वो बताएं अपना अपना मत दिए कि हड़प्पा सभ्यता का पतन का ये कारण हो सकता है। लेकिन वर्तमान में जो शोध हुआ है उससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन नहीं हुआ था, बल्कि वो नगरीय चरण से वो ग्रामीण शहर में तब्दील हो गया था। यानी कि पहले नगर था हड़प्पा सभ्यता, वो अब व्यापार हो सकता है किसी कारण बस वो नगरीय सभ्यता से ग्रामीण सभ्यता में तब्दील हो गया था। तो अब हम देखते हैं कि वो जो वैज्ञानिक थे, वो जो भी विद्वान थे, जो भी हमारे जो इतिहासकार थे, वो हड़प्पा सभ्यता के पतन का क्या क्या कारण बताते हैं। तो देखिए पहला जो कारण है हमारा, वो आर्य आक्रमण के बारे में बताते हैं। जो कहते हैं कि आर्य आए तो आक्रमण किए, इसके बाद हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। वो लोग आए, युद्ध किए और यहाँ के लोगों को मार दिए या जो भी किए, लेकिन उसके कारण ये हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। लेकिन ये सिद्धांत जो है कहीं ना कहीं लागू नहीं होता, क्योंकि आर्य जो आए थे वो 1400-1400 BC के करीबन इसके साक्ष्य मिलता है। एक बोगजा कोई नाम का कोई अभिलेख है, बोगजा कोई या मिताली नाम का एक अभिलेख है, उससे पता चलता है कि आर्य जो आए थे वो 1400 से 1500 BC के करीब आए थे। लेकिन हड़प्पा सभ्यता का जो पतन का है वो देखते हैं तो कहीं ना कहीं 1700 या 1800 BC के आसपास, तो कहीं ना कहीं वो पहले ही पतन हो गया था और आर्य जो आए थे वो बाद में आए थे। तो ये जो थ्योरी था वो मान्य नहीं है। और दूसरा थ्योरी जो हमारा बाढ़, अगर देखा जाए बाढ़ को, तो बाढ़ को एक कारण माना जाता था कि हड़प्पा सभ्यता का पतन हो सकता है इस कारण से हुआ होगा। तीसरा जो कारण है हमारा जलवायु परिवर्तन, हो सकता है वहाँ के जलवायु परिवर्तन हो गया होगा, या बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया होगा, या बहुत ज़्यादा कोई अन्य घटनाएं हो गया होगा जिसके कारण वहाँ के लोग एक उस जगह को छोड़ करके दूसरी जगह चले गए होंगे। और चौथा जो कारण है पारिस्थितिकी एवं विक्षोभ, यानी परिस्थिति का विक्षोभ हो गया होगा। और पांचवा कारण है महामारी। देखिए जैसे कि वर्तमान में भी कोविड-19 आया था, उसी तरह के कोई वायरस आया होगा उस समय, और हड़प्पा सभ्यता का हो सकता है पतन हो गया होगा। तो ये सारे सिद्धांत जो मतलब मान्य है। लेकिन अगर देखेंगे आप यहाँ पे जितने भी सिद्धांत दिया गया है उसमें से अगर आपको पूछेगा, अगर 4-5 सिद्धांत दे दिया जाए, आप पूछे कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का निम्नलिखित में से कौन सा सटीक कारण है, यहाँ पर पूछेंगे सटीक कारण है। कारण तो सभी है बताया जाता है, लेकिन सबसे सटीक कारण कौन है, तो आप सबसे सटीक कारण में बाढ़ को चुनेंगे। कि सबसे सटीक कारण में किसको चुनेंगे? बाढ़ को। ऐसा माना जाता है कि बाढ़ के कारण ऐसा हो गया था, क्योंकि सभी शहर जो थे वो नदी के किनारे थे। आप देखते हैं कि हड़प्पा भी नदी के किनारे थे, सभी नदी, आपको बताएं पीछे पढ़ाए भी थी कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है, मोहनजोदारो किस नदी के किनारे हैं, लोथल किस नदी के किनारे हैं, चलुद्रो किस नदी के किनारे, यानी कि जितने भी स्थल के बारे में बताएं वो लगभग किसी न किसी नदी के किनारे हैं। तो आपको ये जो बाढ़ के बारे में बताएं वो कहीं ना कहीं ये सटीक सही होता है कि हो सकता है नदी में ज़्यादा बाढ़ आ गया हो या सूखा की स्थिति हो, उस कारण से मतलब हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया होगा। तो पहला टॉपिक हमारा यहीं पे समाप्त होता है, और आगे जो भी हमारा टॉपिक है राजा, किसान एवं नगर, उसको देखेंगे। लेकिन उसको देखने से पहले आप जितने भी पढ़े हैं उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हम आपको लेके आए हैं जो आपको करवा देंगे। क्योंकि देखिए आपका कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप क्वेश्चन कर लेंगे। थ्योरी के देखिए, थ्योरी को सबसे ज़्यादा अगर याद रखना है बहुत लंबे टाइम तक, तो आपको क्वेश्चन करना होता है। अगर आप क्वेश्चन करते तो आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो होती है बार बार आपको दोहराते हैं उस चीज़ों को, तो आपको याद रहता है। क्वेश्चन करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि नहीं हम पढ़े हैं तो हमसे क्वेश्चन बन रहा है, और बनना भी चाहिए। अगर आप पढ़े हैं सही में, अगर अच्छे से पढ़े हैं, मन लगा के पढ़े हैं, और कुछ जो टर्म्स है, कुछ जो फैक्ट है उसको अगर याद किए हैं कंसेप्ट के साथ, तो आपको जरूरी है कि आपको लंबे समय तक याद रहेगा। तो चलिए आप कुछ क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं एक बार।
देखिए आपको हम बताए थे कि इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। जो पहला क्वेश्चन है हमारा कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। इनमें पूछा जा रहा है कि देखिए आपको बताए थे कि हड़प्पा स्थलीय एक तरफ दिया है कि स्थिति, यानी कि जो हड़प्पा जो स्थल है वो किस नदी के किनारे है, और दूसरा दे दिया है कि कौन नहीं, पहला जो दिया है वो नदी और दूसरा जो दे दिया है वो किस राज्य में है, यानी कौन से स्थल किस नदी के किनारे स्थित है, इन्हीं के बारे में पूछा गया है। पहला जो हमारा दे दिया है मांडा, दूसरा दे दिया दैमाबाद, तीसरा दे दिया कालीबंगा, चौथा दे दिया राखीगढ़, इधर दे दिया राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र। इन क्वेश्चनों को करना है। तो बताइए कि मांडा कहाँ था। आप जैसे देखे थे कि आपको बताए थे विस्तार के क्रम में हम बताए थे, आपको एक सूत्र फिर से याद दिला दे रहे हैं, सम बराबर AD। क्या बताए थे, सूतकांगोडोर जो कहाँ है, वेस्ट में है। म से क्या हो गया मांडा जो कहाँ है, नॉर्थ में है। इसके बाद ए से क्या होगा, आलमगीरपुर जो कहाँ है, ईस्ट में है। फिर इसके बाद डी से क्या होगा, दैमाबाद, दैमाबाद कहाँ है, तो दैमाबाद जो कहाँ है, महाराष्ट्र में है। किधर है तो साउथ में है। तो आपको बताए थे। इसके बाद ये भी बताए थे ये किस नदी के किनारे है, तो ये किस नदी के किनारे है, प्रवरा नदी के किनारे। ये किस नदी के किनारे है, मंडा नदी के किनारे, जम्मू कश्मीर में है। ये किस नदी के किनारे है, आलमगीरपुर तो हिंडर नदी के किनारे है। और जो दैमाबाद हमारा शहर है वो किस नदी के किनारे है, वो प्रवरा नदी के किनारे। आपको हम बताए थे, तो वही क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है। तो मांडा कहाँ है, तो मांडा हमारा देखते हैं कि नॉर्थ वाला पार्ट जो है जम्मू कश्मीर वहाँ है। इसके बाद हमारा दैमाबाद के बारे में पूछा है, तो दैमाबाद कहाँ है, आपको बताया कि दैमाबाद हमारा महाराष्ट्र में है। और हमारा तीसरा शहर जो कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ है, कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़िया, वो कहाँ है, राजस्थान में है। राखीगढ़ी कहाँ है, हरियाणा में। तो इस तरीके से हम देखते हैं, इस तरीके से देखते हैं हमारा कूट क्या मिलता है। ए का हमारा 3 हो गया, बी का हमारा हो गया 4, सी का हमारा हो गया A, और डी का जो हो गया हमारा 2। यानी देखते हैं कि 3 4 1 2, यानी 3 4 1 2, यानी इसका ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। देखिए कितने आसान तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको थ्योरी याद है, अगर थोड़ा सा अगर लोकेशन को आप याद कर रहे होंगे तो आप बहुत आसान तरीके से कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है। हमारा ऑप्शन है ब्यास नदी के किनारे, दूसरा ऑप्शन है हमारा रावी नदी के किनारे, तीसरा ऑप्शन है हमारा सतलज नदी के किनारे, और चौथा ऑप्शन है हमारा घग्गर नदी के किनारे। तो बताइए कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है। तो आप लोग देखे हैं कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे, आपको बताए भी थे। तो हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे कहाँ है, रावी नदी के किनारे पाकिस्तान में है। कहाँ है, पाकिस्तान में। हड़प्पा कहाँ है, रावी नदी के किनारे पाकिस्तान में है। चलिए हम आगे चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो पूछ रहा है सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। आपको पीछे पढ़ाई भी थी कि सैंधव सभ्यता का जो महान स्नानागार यानी विशाल स्नानागार, विशाल अन्नानागार, फिर इसके बाद बताया था कि कांस्य की नर्तकी की मूर्ति, ये सब कहाँ से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदारो से। तो इसका आंसर क्या होगा, मोहनजोदारो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा चौथा जो क्वेश्चन है वो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में है। आपको बताए थे कि हड़प्पा सभ्यता में जो कई सारे स्थल जो है पाकिस्तान से मिले थे, कई सारे इंडिया से मिले थे। तो इसमें पाकिस्तान से कौन है, कालीबंगा कहाँ है, आप लोग बताइए कालीबंगा कहाँ है। कालीबंगा जो हमारा राजस्थान में है। दूसरा हमारा लोथल कहाँ है, गुजरात में है। तीसरा कहाँ है, चौथा हमारा कहाँ, आलमगीरपुर जो कहाँ है, यूपी में है। अब बच गया कौन हमारा, तो हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा कहाँ है, हड़प्पा और मोहनजोदारो कहाँ है, तो वर्तमान में पाकिस्तान में है। चलते हैं, यहीं तक हमारा ये सेशन समाप्त हुआ। और देखिए आपको जितने भी हम जो ये टॉपिक पढ़ाए, हड़प्पा सभ्यता पढ़ाए, फिर इसके बाद पूरा उसका क्वेश्चन करवाएं, और बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। आप क्वेश्चन के लिए निश्चिंत रहिए। आपको बस ये दिखाने का प्रयास था मेरा कि इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और इसी टाइप का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। कोई अन्य या कहीं किसी और बुक से या कहीं किसी और जगह से नहीं लाएगा। यही सब क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा शब्दों के चयन को मतलब उलट पुलट करके यही सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। मेरा उद्देश्य ये था कि आपको बस क्वेश्चन दिखाना कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको अपनी तैयारी जो है इसी ढंग से करना है। क्योंकि देखिए जो हमारा एग्जाम पैटर्न होता है, जो हमारा डिमांड होता है, एग्जाम का जो डिमांड होता है, अगर उस डिमांड को अगर हम फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने जो हमारे साथ जो तैयारी कर रहे हैं उससे हम पीछे हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमको करना होता है कि हम क्वेश्चन को भी देखें, थ्योरी को भी याद करें और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करें, ताकि आपको बेहतर अंक प्राप्त हो। तो चलिए इसी के साथ जय हिंद, और अगले वीडियो में अपना मिलते हैं, राजा, किसान और नगर। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, हो सके तो साधारण मतलब शॉर्ट नोट्स भी बनाइए। अगर आपको इस वीडियो का PDF भी चाहिए तो जल्द ही उपलब्ध करवा देंगे टेलीग्राम पे। फिलहाल आप इसको अगर चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, बहुत शॉर्ट नोट्स बना के आप 3 4 बार 5 बार 6 बार तब तक याद कीजिए। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद।